जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, उसमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने वेस्ट एशिया के साथ भारत का इंटरेस्ट देख लिया था, भारत के कैसे संबंध हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कनाडा के साथ भारत के संबंध। कनाडा इस वजह से मैंने लिया क्योंकि अभी हाल फिलहाल कनाडा से तनाव चल रहा है भारत का। ठीक, तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मैंने बताया था कि इशूज़ हमेशा रहेंगे इंटरेस्ट की वजह से। जहाँ पर इंटरेस्ट का टकराव होगा वहाँ पर चीज़ें हमेशा बरकरार रहेंगी। ठीक, तो भारत और कनाडा, कनाडा के बीच में संबंध जो न्यूज में है ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में एक अलगाववादी खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर इनको कनाडा में गोली मार दी गई, मतलब इनकी हत्या हो गई। अब इनकी हत्या हो गई तो कनाडा ने आरोप लगाया भारत पर कि भारत की एजेंसी ने ये काम किया है, खुफिया एजेंसी ने। ठीक, और ये किस रिपोर्ट को आधार मान रहे हैं? ये आधार मान रहे हैं एक खुफिया संगठन है जिसको बोलते हैं फाइव आइज। ये फाइव आइज का मतलब ये हुआ कि 5 देश इसमें सम्मिलित हैं। 5 देश कौन कौन से? मैंने आपको बताया था कि किसी भी संगठन को पढ़ने से पहले हमेशा वर्ल्ड मैप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आउटलाइन मैप, ताकि आपको चीज़ें पता रहें कि किस महाद्वीप से कौन कौन से देश हैं। तो नॉर्थ अमेरिका से 2 देश हैं, एक तो है कनाडा और दूसरा है यूएसए। यूरोप से एक ही कंट्री है, वह है ब्रिटेन। बाकी जो दो हैं वो एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। इनका आपस में खुफिया एजेंसियों का एक संगठन है और ये सूचनाएं क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं। इसकी वजह से इन्होंने ये आरोप लगाया। कोई आरोप सिद्ध नहीं है, ये बस आरोप लगाए गए हैं। जब आरोप लगाए गए तो तनाव यहाँ तक बढ़ गया कि कनाडा के जो एम्बेसी के राजनयिक हैं और उनका जो स्टाफ है वो भारत ने क्या किया, उनको कहा कि आप यहाँ से देश छोड़ दीजिए। एक टाइमलाइन दे दी गई, 48 घंटे के अंदर आप अपने राजनयिकों को बुला लीजिए। ठीक, कनाडा ने क्या कहा कि भारत ऐसा करके क्या कर रहा है, एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1964 के आसपास का है ये। ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक देश दूसरे राजनयिक के साथ, राजदूत के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये इस पर, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 11.1। इसमें ये कहा गया है कि जो मेजबान देश है वो क्या कर सकता है, अपने देश में राजनयिकों की संख्या को सीमित कर सकता है। ठीक, और जो भी उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं उस देश के विरुद्ध, वो उनको क्या कर सकता है, एक अल्टीमेटम दे करके कह सकता है कि आप देश छोड़ दीजिए, उनकी जगह पर कोई दूसरे राजनयिक आएंगे। ठीक, ऐसा कुछ है।
तो कनाडा ये कह रहा है कि इन्होंने इस कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, और भारत ये कह रहा है कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। हमने क्या किया है? समान रणनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की। मतलब कनाडा ने वीजा देना बंद कर दिया कि कोई भी जो है इंडियंस को हम वीजा नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि आप राजनयिक जो है यहाँ से क्या कर दीजिए, बाहर कर लीजिए हमारे देश से। ठीक है, मतलब विदेशी संबंध टकराव के मुद्दे पर हैं, तनावपूर्ण हैं। ठीक, अब जब विदेशी संबंध तनावपूर्ण हैं तो पहले ये देख लेते हैं कि इनके बीच में जो संबंध हैं वो किन बातों पर आधारित हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर दो देशों के बीच या दो लोगों के बीच दोस्ती है तो उसका एक क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, दोनों के अपने अपने क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं आर्थिक संबंध। ये सभी संबंधों का कोर पॉइंट होता है। अगर इकोनॉमी नहीं है तो कोई भी रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। ठीक, आर्थिक संबंध में ये है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $15 बिलियन का है। 9 बिलियन डॉलर के आसपास आयात है, और $6 बिलियन के आसपास निर्यात है। ठीक, मतलब द्विपक्षीय व्यापार लगभग $15 बिलियन के आसपास है। द्विपक्षीय का मतलब आयात निर्यात दोनों देखेंगे। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, जो कि सऊदी अरब ने किया है किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक, पहली मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसने ये एग्रीमेंट किया है, जब हमने आपको बताया है। तो मिडिल ईस्ट नहीं, वेस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, वेस्टर्न एशिया की पहली कंट्रीज है। सेपा अभी तक नहीं हुआ है इनके साथ, वार्ता चल रही है। अब स्वाभाविक सी बात थी कि जब भी तनाव संबंध पूर्ण होंगे इस वार्ता पर फर्क पड़ेगा, और मैंने बताया था कि किन्हीं दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दो देश अपने देश के क्या करें, मार्केट को एक दूसरे के लिए खोल दें। और उसका खोलने का ये क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में। वस्तुओं में क्या कर रहे हैं, टैरिफ शुल्क क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मिनिमम स्तर पर कर देते हैं या जीरो कर देते हैं। ठीक, तो इस पर वार्ता चल रही थी लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। तो ये तो रहा आर्थिक संबंध। ठीक, साइंस एंड टेक के संबंध में, साइंस एंड टेक का मतलब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पहला ये ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या हुआ, बौद्धिक संपदा अधिकार। इनके मुद्दे पर मतलब दोनों एक दूसरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक, दूसरी बात, भारत आजकल अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लैंडमार्क पोजीशन पर है। मतलब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर भारत आगे है तो स्वाभाविक सी बात है कि कनाडा के सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किए। कुछ नैनो सैटेलाइट हैं, वो इन्होंने क्या किए, भारत द्वारा, इसरो द्वारा लॉन्च। ठीक, ये संबंध का एडवांस लेवल होता है। ठीक है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें रिसर्च। इसी में एक क्राइटेरिया और लिख लीजिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन की, तो यहाँ पर छात्रों का आदान प्रदान भी होता है। मतलब भारतीय छात्र कनाडा पढ़ने भी जाते हैं और कनाडा के छात्र यहाँ पर पढ़ने तो नहीं आते लेकिन रिसर्च के तौर पर आते हैं। छात्रों का आदान प्रदान। ठीक,
संबंध का तीसरा आधार है ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर। और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो क्या, कि असैन्य परमाणु समझौता हमने कर रखा है। असैन्य परमाणु समझौता मतलब कि जो भी मटेरियल आएगा वो सैनिक इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए होगा, तो बोलते हैं असैन्य परमाणु समझौता। ठीक। और इसमें क्या करते हैं कि कनाडा द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर के रॉ मटेरियल यूरेनियम की आपूर्ति की जाती है। यूरेनियम की क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ठीक। ये समझौता हुआ है 2010 में, और ये तभी है 2010, अगर आप यूएस के साथ, जब मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ बताया था, तो मैंने बताया था कि यूएसए के साथ हमारे असैन्य परमाणु समझौता है, कब किया गया था, 2008 में। ठीक। जब 2008 में उन्होंने कर लिया, तो उनके जो जो भी मित्र देश हैं वो सब के सब क्या हैं, भारत के प्रति विश्वसनीय बने हुए हैं, और उन्होंने भी बारी बारी से क्या किया, समझौता करना स्टार्ट कर दिया। तो कनाडा 2010 में किया। उससे हमें क्या लाभ हुआ कि हमें अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए लोगों की दैनिक जीवन शैली के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमें विद्युत की आपूर्ति हुई। ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए, दूसरा, एक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का भी जो है ये सप्लायर है, और साथ में साथ क्या कर रहे हैं, साथ में विकसित कर रहे हैं भारत के साथ। ये भी इस परमाणु समझौते के बाद ये बात आई। ठीक। बार बार चुनौतियां भी आई, जैसे भारत परमाणु परीक्षण करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या करेंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गए। ठीक। ये परमाणु समझौता न्यूक्लियर परीक्षण करने के बाद हुआ है, इस वजह से इन्होंने फूक फूक कर कदम रखा। ठीक। उस समय सबने प्रतिबंध लगाया भारत पर परमाणु परीक्षण करने के बाद, तो इन्होंने भी लगाया। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है। ठीक। ऊर्जा के बाद एक सामरिक या रणनीतिक महत्व। इस संबंध में क्या कर रहा है कि कनाडा हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में चीन को वैश्विक विघटनकारी शक्ति के रूप में देख रहा है, और इसको संतुलित करने के लिए चीन को, भारत को एक सामरिक भागीदार के रूप में देख रहा है। चीन ने पूरे विश्व में देशों में नाक में दम कर रखा है। ठीक है, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट से हो, चाहे अपनी नीतियों से हो। तो उनको संतुलित करने के लिए विश्व के पश्चिमी देश या विश्व के बाकी देश किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को। ठीक। तो ये उसका सामरिक महत्व। संबंध में आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि बहु निजातीय संस्कृति है यहाँ पर। जैसे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, वैसे ही कनाडा में भी कई धर्मों के लोग रहते हैं। साझा लोकतांत्रिक मूल्य। आप इसमें बाकी चीजों का भी जिक्र कर सकते हैं कि संविधान में हमने कुछ अंश कनाडा के संविधान से भी लिया हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप प्रवासी भारतीयों का भी जिक्र कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय मतलब
मैक्सिमम पंजाब के लोग वो कहाँ जा रहे हैं? कनाडा। और प्रवासी भारतीय मतलब सिख वहां पर कितने परसेंट हैं? टोटल पॉपुलेशन का 3%। और ये 3% सिख इतने मजबूत हैं कि वो वहाँ की नीतियों को, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी को, सबको क्या कर सकते हैं? प्रभावित करते हैं। अगर आप ये संबंध कि किन किन आधारों पर संबंध टिके हैं, तो फिर आप इन संबंध में चुनौतियां अपने आप लिख सकते हैं। सोचने की बात है। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि इन संबंध में चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक, पहला इशू ये है कि कनाडा भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। खाली कहेंगे नहीं कि हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ उदाहरण भी देंगे कि कौन कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें कनाडा ने भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया। पहला ये है कि कश्मीर पर मतदान का सपोर्ट इन्होंने किया था कि वहां पर क्या होना चाहिए, कश्मीर के लोगों पॉपुलेशन को अधिकार हो कि मतदान से ये जनमत संग्रह से क्या करें, ये चीज डिसाइड करें कि हम भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। ये बात तो 1900 मतलब 2000 के पहले की बात है। जो अभी हाल फिलहाल है कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, आपने देखा होगा एमएसपी के मुद्दे पर। ठीक, और जो दो विधेयक आए थे किसानों से संबंधित उन पर, तो ये किसान आंदोलन को क्या किए, सपोर्ट किए। जबकि एक भारत का क्या था, घरेलू मामला था, आंतरिक मामला था, और उसके तहत किसी दूसरे कंट्री को अधिकार नहीं है कि हमारे इंटरनल मैटर पर कुछ बोले। कश्मीर हमारा क्या है, आंतरिक मामला है, हमारे और पाकिस्तान के बीच का है, दो पड़ोसी के बीच का। किसके घर में झगड़े नहीं होते, कौन से दो पड़ोसी नहीं लड़ते या मतभेद नहीं होते, सबके होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको तीसरे व्यक्ति को जगह दी जाए आपके घरेलू मामले में इंटरफेयर करने की या दो पड़ोसियों के बीच में आने की। ठीक, तो ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए, जो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, इसमें इनकी उनकी गलती इस वजह से नहीं है क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, राजनीतिक मुद्दे, जो वहाँ की सरकार है वो गठबंधन से बनी है, और उस गठबंधन में जो भारत के खालिस्तानी समर्थक हैं, वो वहाँ की सत्ता में सरकार के डिसीजन को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, भारत बार बार विरोध कर रहा है कि आप इनको हटाइए, लेकिन ये नहीं हटा रहा है। ठीक, तीसरी बात ये है कनाडा की अप्रवासन नीति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इमिग्रेशन पॉलिसी। इसके तहत क्या है कि भारत द्वारा घोषित अलगाववादी, खालिस्तानी समर्थक, अपराधी, ये सब कनाडा चले जाते हैं और वहाँ पर इनको वीज़ा मिल जाता है और वहाँ पर जा करके अपना
कमाते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं, इस खालिस्तानी समर्थकों के एक्टिविटी में या देश विरोधी एक्टिविटी में लगाते हैं। ठीक, तो ये भी एक क्या है, इशू है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरी चुनौतियां क्या हैं कि आर्थिक संबंध जितने मजबूत होने चाहिए उतने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक, ये जो है क्या हो रहा है, अभी इस पर वार्ता क्या है, ठंडे बस्ते पर है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में चुनौतियां आती रहती हैं। ठीक, तो इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे बात। ठीक, अच्छा, इन सब के बीच पीछे, इन चुनौतियों के पीछे एक जो मेन चुनौती है जिसकी वजह से संबंध एक तक की दायरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो ये है कि इनका ऐतिहासिक आधार। शुरुआत से ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब भारत आजाद हुआ तो कनाडा किसका सदस्य बना, नाटो का। और भारत किसको लेकर चला, ना वो यूएसए के साथ था ना रसिया के साथ, वो किसका नेता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, नैम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब यहीं पर दोनों के विचार में क्या हो गई, तलखी आ गई। दोनों में क्या आ गया, मतभेद आ गया। ठीक, और ये काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीजा का सस्पेंशन हो गया, प्रवासी जो है वो डरे हुए हैं, मैक्सिमम पंजाबी लोगों की फैमिली वहां पर रहती है, लोग बस गए हैं। इन सब के बावजूद संबंध सामान्य करने का एक हाल फिलहाल उदाहरण, जीता जागता उदाहरण यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, पूरे भारत में हाफ डे की छुट्टी। तो कनाडा ने भी इस विशेष दिन के लिए विशेष आयोजन किया। उन्होंने भी क्या किया, इस दिन को विशेष दिन के रूप में मनाया। कहीं कहीं पर ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे WTO के मुद्दे पर, UN में सुधार के मुद्दे पर ये क्या कर रहे हैं, भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद वीजा सस्पेंशन हुआ। ये हाल फिलहाल में देखिए, अक्टूबर के बाद जनवरी की बात है कि इन्होंने इस दिन को भी विशेष रूप में मनाया। ये क्या है, इसकी कल्चरल रिलेशनशिप को बता रहा है, एक दूसरे की संस्कृति का क्या करना, सम्मान करना। ठीक, इन सब के बीच में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, और ये आपको जीता जागता उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसे चलती है। सब कुछ हुआ, एक दूसरे को उसमें प्रतिबंध लगाए गए, राजनयिकों को निकाला गया, वीजा पर बैन लगा दिया गया। तो जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, जो पर्यटन का नुकसान हुआ, वो तो अलग बात है। आप इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये देखिए कि यूएसए ने किसको सपोर्ट किया, भारत को, कनाडा को सपोर्ट नहीं किया। और उसका जो मेन कारण है वो ऐसा नहीं कि जबकि कनाडा क्या है, इनके पड़ोसी हैं। कनाडा क्या है, इनके पड़ोसी हैं। लेकिन इन्होंने किसका क्या, कनाडा को समझाया और किसको सपोर्ट किया, भारत को। उसका कारण ये है, मैंने आपको बताया कि इसका क्या महत्व है, भारत का भूसामरिक महत्व।
जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस किसके लिए? चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए। चीन ने सभी पश्चिमी देशों पर नाको चने चबवा रहा है, सभी पश्चिमी देशों को। अब उसको संतुलित करने के लिए उनको यहाँ पर क्या चाहिए? एक मित्र देश की तलाश है पश्चिमी देशों को। तो मित्र देश की संभावना कौन है? भारत। इस वजह से बाकी पश्चिमी देशों ने क्या किया? इनको ही सपोर्ट किया। और स्वाभाविक सी बात है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। भारत बार बार उनसे कह रहा कि आप खालिस्तानियों को समर्थन मत कीजिए, उनको अपने देश की सत्ता से हटाइए, उनको जो है अपराधियों को संरक्षण मत दीजिए, अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कीजिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो आर्थिक रूप से क्या है? तो संपन्न है सिख लोग। ठीक। और सभी सिख ऐसे नहीं हैं, कुछ ही हैं जो इस तरह के, और वो धन का क्या कर रहा है? विप्रेषण करके देश विरोधी गतिविधियों में उसका क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। आर्थिक संबंध में एक चीज और लिख लीजिएगा, यहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में एक तो असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिससे आपको रॉ मटेरियल की जो है क्या हुई? आपूर्ति हुई। दूसरी बात यह है, एक चीज और, कि एक यहां पर प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। इस प्रांत में एक एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की क्या है? रिफाइनरी है, या खान टाइप। उसमें आईओसीएल की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? 10%। ये भी एक क्या है? सहयोग का एक बिंदु है। ये एक दूसरे के देश में ऐसा माहौल बनाया जाए कि कंपनियां आकर के इन्वेस्ट करें और वहां पर आर्थिक भागीदारी में सहायता करें। ठीक है। तो अब इसका सुझाव क्या हो? क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाथ दोनों तरफ से बढ़ने चाहिए। जैसे उन्होंने राम मंदिर का बहाना लेकर के इनिशिएट किया, वैसे ही क्या करें? कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करें, खालिस्तानियों को समर्थन ना दें। क्यों? क्योंकि गेहूं के चक्कर में घुन भी पीसा जाएगा। जो सही नागरिक हैं, जो वास्तव में वहां पर शिक्षा के लिए जा रहे हैं, वहां पर नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको क्या होगी? दिक्कत होगी। कुछ फैमिली जैसे हैं कि फैमिली यहाँ रह रही है और कुछ फैमिली के मेंबर्स वहाँ गए हैं, उनको भी क्या हो रही? दिक्कत हो रही जब वीजा का सस्पेंशन हो गया तो। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का वो है। तो सुझाव क्या है? कि सांस्कृतिक संबंध ये बढ़ाए जाएं, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो क्या हो? बीच का रास्ता दे, व्यवहारिक हो। प्रवासी भी ना डरे रहें कि सारे प्रवासी, ऐसा नहीं है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कुछ ही हैं। ठीक। आप भी सुनते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का न्यूज में रहता है कि अधिकतर लोग गोल्डी बराड़ को कह रहे हैं कि वो कनाडा भाग गए, कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब जो अपराधी वर्ग हैं, ये क्या हो? ऐसा ना हो कि वहां पर जाकर के वो इनका एक सेफ हाउस की तरह काम करें। ठीक है। तो ये भी वीना कन्वेंशन में है कि मेजबान देश राजनयिकों की संख्या को क्या कर सकता है? अ, उस पर सीमित कर सकता है संख्या। ठीक है। और कूटनीतिक स्तर पर भी क्या होने चाहिए? प्रयास होने चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर। आर्थिक संबंध क्या होने चाहिए? और बढ़ने चाहिए। चीन पर उनकी निर्भरता ज़्यादा है, कनाडा की या बाकी वर्ल्ड की भी, वो क्या होनी चाहिए? निर्भरता कम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुझाव के तौर पर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो टॉपिक देखते हैं, या तो इकोनॉमिक्स से उठेगा, इकोनॉमिक्स से लेंगे, या जो है हो सकता है सिक्योरिटी से, आतंकवाद और मादक पदार्थों का आवागमन जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। रिवीजन का कोई विकल्प नहीं, ये ध्यान रखिए। ठीक है।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।